फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते कहते हैं, जिसमें हम 3 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय एवं व्यय खाता। और तीसरी है बैलेंस शीट यानी उनका चिट्ठा बनाना। अब बात आती है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। व्यापारिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रत्येक देश में कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। वो अपने सदस्यों के मनोरंजन के लिए, उनके हितों के लिए, अपनी समाज की सेवा के लिए कार्य करती हैं। यानी वो लाभ के लिए काम नहीं करती, वो गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत ऐसे पेशेवर या व्यावसायिक व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो यद्यपि अपने पेशे या व्यवसाय द्वारा माल का क्रय विक्रय ना करते हुए वो अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और उस अपनी आय अर्जित करते हैं। वो प्रोफेशनल पर्सन या पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। अब बात आती है गैर व्यापारिक संस्थान नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन होते क्या है। आपने नाम सुना होगा जैसे क्लब, हम सामान्य रूप में देखते हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब हैं। ये सब क्लब समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, हॉस्पिटल्स, औषधालय हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल एवं कॉलेज etc। ये सभी जो हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। इनका उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, या अब हम ये कह सकते हैं अपनी सेवाएं ये देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। दूसरी बात आती है पेशे वाले व्यक्ति, प्रोफेशनल पर्सन, जिसमें पहला नाम हम कहें कि ऑडिटर हैं, अंकेक्षक, जिसको जैसे जो कॉमर्स के छात्र हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं ऑडिटर कौन है। ऑडिटर हम किनको कहते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका काम खातों की ऑडिट करना होता है। वो अपनी विशेष योग्यता के द्वारा ही जो हैं ऑडिट करते हैं। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं। ये सभी प्रोफेशनल पर्सन कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि भाई गैर व्यापारिक संस्थाएं या व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा हिसाब किताब रखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं उनके आय के साधन या तो अपने सदस्यों से दान, या अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क, चंदा, सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क, अनुदान आदि होते हैं। अतः ये वित्तीय संस्थाएं वित्तीय वर्ष के अंत में ये दानदाताएं हैं, सदस्य हैं, उनको अपना आय और व्यय का ब्यौरा देना होता है। और यदि प्राप्त आय उनके व्यय से अधिक है तो उसको बचत के रूप में हम लेते हैं, यानी जिसको हम सरप्लस कह सकते हैं। और यदि व्यय से उनकी आय कम है तो डेफिसिट के रूप में, यानी घाटा जिसको कहते हैं, वो कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। क्लास 11th में जब हम पढ़े थे, जिसमें हमने कैश बुक, सब्सिडारी बुक के रूप में यानी सहायक बही के रूप में हमने कैश बुक को पढ़ा था। तो जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी ही है,
यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि आय और व्यय खाता रोकड़ पुस्तक का सारांश मात्र है, यानी उसकी ही समरी है। कैश बुक में हमें जितनी आय प्राप्त हुई उनको हमने डेबिट पक्ष में, और जितने हमारे व्यय हुए उनको क्रेडिट पक्ष में हमने लिखा। वही स्थिति हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखेंगे। उसका भी फॉर्मेट प्रारूप जो है बिल्कुल कैश बुक से मिलता जुलता है। इसको जो इसके हिसाब किताब रखने की जो पद्धति है वो भी हमारी कैश सिस्टम की पद्धति के हिसाब से ही हम लोग लेते हैं। यानी रोकड़ बही यानी कैश बुक की सहायता से ही हम एक निश्चित अवधि के लिए गैर व्यापारिक संस्थाएं या पेशे वाले व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ शेष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाता बनाया जाता है, जिसके डेबिट पक्ष में यानी जिसके डेबिट साइड में हम जो हैं प्राप्तियां यानी रिसीव्स, और क्रेडिट पक्ष में हम भुगतान यानी पेमेंट लिखते हैं, और अंत में हम उसका कैश का बैलेंस वित्तीय वर्ष के अंत में जो कैश हमारे पास कितना है या रोकड़ शेष कितनी है उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्रारूप यानी उसके फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे और क्लियर होगा कि हम रिसीव किस साइड में लिखें, पेमेंट किस साइड में लिखें। देखिए, दो बातें आती हैं। जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको रिसीव्स यानी प्राप्तियां होंगी, और वो जब अपना इंस्टीट्यूशन चलाएंगे तो उन्हें कुछ भुगतान करने पड़ेंगे, तो वो पेमेंट कहलाएंगे। रिसीव साइड में सबसे पहले हम कैश का बैलेंस, जो भी हमारे पास कैश बैलेंस होगा इस करंट ईयर का या लास्ट ईयर का, उसको कैश बैलेंस को हम रिसीव साइड में यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर इसके बाद में सब्सक्रिप्शन, जो उसके सदस्यों से, संस्था के सदस्यों से जो सब्सक्रिप्शन यानी चंदा मिला, वो हमारी आय प्राप्ति हुई तो उनको प्राप्ति पक्ष में। लाइफ मेंबरशिप फी यानी आजीवन सदस्यता शुल्क, जो हमारी संस्था के सदस्य हैं उनसे हमें आजीवन सदस्यता शुल्क मिलेगा। एंट्रेंस फीस, सदस्यों से प्रवेश शुल्क मिलेगा। डोनेशन, उनसे दान मिलेगा। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, उन संस्था के सदस्यों से जो कि लेक्चर्स वगैरह देते हैं उनसे हमें कुछ व्याख्यान शुल्क मिलेगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यानी पुराने पेपर को बेचने पर हमें आय होगी, प्राप्ति होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उस संस्था के कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, विनियोग हैं, उन पर ब्याज मिलेगा। उस संस्था की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनसे हमें रेंट मिलेगा। ये सब हमारी ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे रिसीप्ट पक्ष में यानी प्राप्ति अगर हुई है तो प्राप्ति पक्ष में जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं पेमेंट, भुगतान पक्ष की, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। रेंट एंड टैक्स, किराया हम देते हैं किसी बिल्डिंग का, टैक्स देते हैं। इंश्योरेंस, बीमा देते हैं। रिपेयर्स, परचेज ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज, अपने कुछ एम्प्लॉय को हम वेतन देंगे। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है। अब हमने इस तरीके से पूरा रिसीप्ट और पेमेंट हमने लिख दिए। जब लिखने के बाद अब हम इनका जब बैलेंस निकालेंगे तो अंत में हमें कैश का बैलेंस यानी रोकड़ शेष जो होगी वो बैलेंस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो हमने कैश बुक पढ़ी और
अब हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस के बारे में मैं अगर आपसे कहूँ तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जो ट्रांजैक्शन किए वो डेट वाइज नहीं, तिथिवार नहीं किए, जबकि कैश बुक में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेट वाइज होंगे। दूसरा अंतर हम ये कह सकते हैं कि ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखा जाता है, जबकि कैश बुक व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखी जाती है। रिसीव्ड एंड पेमेंट, तीसरा अंतर अगर हम कहें तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एक निश्चित अवधि के बाद यानी वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जबकि कैश बुक जो है जैसे जैसे प्राप्तियां होती जाएंगी, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, भुगतान होता जाएगा, यानी उसको डेट वाइज बनाया जाएगा। ये हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को एक और अंतर के रूप में ये कह सकते हैं कि जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी है, यानी सारांश होता है, जबकि जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक जो है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की समरी नहीं है। इस तरीके से इनमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, यानी आय और व्यय खाते की। अब जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाते का जो फॉर्मेट है या प्रारूप है, उस प्रारूप को हम समझें। इसकी भी दो साइड हैं। जो डेबिट पक्ष है वो इसका एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाता है, और जो क्रेडिट साइड है इसका इनकम साइड कहलाता है। एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो हम लिखेंगे। सैलरी एंड वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लाइक रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब इसके बाद हम क्रेडिट पक्ष में यानी इनकम पक्ष में हम आते हैं तो सब्सक्रिप्शन, एंट्री फी, लाइफ मेंबरशिप फी, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, रेंट रिसीव, सैलरी इनकम। इन एक्सपेंडिचर और इनकम को लिखने के बाद हम देखते हैं यदि इनकम ज़्यादा है उस संस्था की कंपैरिजन एक्सपेंडिचर के, तो आपके सामने सरप्लस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यदि उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं कंपैरिजन इनकम के, तो डेफिसिट यानी घाटा निकल के आ जाएगा। अब बात हम करते हैं भाई ये लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आय व्यय खाते यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस यानी तलपट के आधार पर बनाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर बनाया जाता है। यानी इसका जो बेस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बेस है वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है। यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो व्यापारिक संस्थाएं यानी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया उसको हम कैपिटल में बैलेंस शीट में जब कैपिटल को लिखेंगे तो उसमें हम प्लस कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, जबकि इसकी जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो उसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। और
यहाँ पर लाभ हानि खाते का जो उद्देश्य होता है वो लाभ या हानि को ज्ञात करना होता है, यानी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो उद्देश्य है वो सरप्लस यानी अधिक या डेफिसिट यानी घाटा कैलकुलेट करने का उद्देश्य है। अब बात ये आती है कि भाई इसमें कौन से ट्रांजैक्शन हम लिखें, कौन से ना लिखें। तो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हम व्यय को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक कैपिटल नेचर यानी पूंजीगत व्यय और दूसरा आयगत व्यय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी जो एक्सपेंडिचर या इनकम जो लिखी हैं वो हमने रेवेन्यू नेचर यानी आयगत व्यय या आय लिखी हुई है, जबकि पूंजीगत व्यय जो है हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अब इसमें आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय में दोनों में क्या अंतर होता है? पूंजीगत व्यय वो व्यय हैं जिनकी हम सामान्य शब्दों में ये कहें कि जिनकी अमाउंट लार्ज है और कुछ स्पेसिफिक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, वो कैपिटल नेचर के होते हैं। या हम सिंपल शब्द में ये कहें कि एक वो व्यय जो एक वित्तीय वर्ष के लिए, वन फाइनेंशियल ईयर के लिए उपयोगी हों, वो हम आयगत मान लेते हैं। और वो व्यय जिनका उपयोग आने वाले कई वित्तीय वर्षों में हम करते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो इसमें हम केवल आयगत व्यय या आय को ही लिखेंगे। यहाँ पर हम कुछ विशेष एंट्री के रूप में अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें एक एंट्री फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, जिसके बारे में बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। इसमें आप ये देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी यानी आजीवन सदस्यता शुल्क, इससे सामने ये निकल के आ रहा है कि भाई ये तो होल लाइफ के लिए है, जब तक वो इंस्टीट्यूशन चलेगा उस लाइफ, वहाँ उनके जो सदस्यों ने चंदा दिया वो लाइफ मेंबरशिप फी के लिए दिया। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा है, यदि वहाँ पर इन्होंने लिखा है कि लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल नेचर का माना है, तो हम उसको कैपिटल नेचर भी मान लेंगे। और यदि उस क्वेश्चन में उसका कुछ भाग रेवेन्यू माना है तो हम उसको रेवेन्यू भी मान सकते हैं। जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो वहाँ क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा होगा उसको वह मान के हम सॉल्व कर देंगे। इसी प्रकार एंट्री फीस है, एंट्री फीस में भी हम यही करेंगे। यदि उसको कैपिटल नेचर को माना है तो बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, और यदि रेवेन्यू नेचर का माना है तो फिर हम उसको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। अब बात आती है, और भी कई ट्रांजैक्शन हैं इसमें, जैसे डोनेशन की बात आती है। तो डोनेशन जो है यदि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए अगर दिया है, खेल के मैदान को बनाने के लिए दिया है, तो वो डोनेशन कैपिटल नेचर का होगा। और यदि सिंपल डोनेशन है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, जिसको कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। ऐसे ही बात आती ऑनोरेरियम की, मानदेय की, सचिव का मानदेय, जिसको कि हम जो है जो ऑनोरेरियम है यानी सचिव का जो मानदेय है वो रेवेन्यू नेचर का ही होगा, और उसको हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में ही उसको लिखेंगे। इसी तरीके से वसीयत, लेजेसी जो जिसको बोलते हैं, वसीयत जो होती है, वो कोई राशि जब हम लेजेसीज के रूप में एक क्लब को मिलती है तो उसकी आय है, लेकिन इस आय की प्रवृत्ति
बार बार प्राप्त होने की नहीं है, इसलिए इसको हम जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे। लेकिन यदि ये राशि अधिक है तो फिर हम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको लिखी जाएगी। और इसके बाद जैसे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, यानी खेल के सामान की अगर बिक्री की है, तो हम जब क्लब ने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा, इस इनकम को भी हम इनकम साइड में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। इसी तरीके से पुराने अखबारों की जो बिक्री है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वह भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम पक्ष में दिखाया जाएगा।